हेलो लर्नर्स, हमने एनसीईआरटी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। क्लास 7th एनसीईआरटी हनीकॉम्ब हम कर चुके हैं और द एलियन हैंड हमने स्टार्ट कर रखी है, जिसका फर्स्ट चैप्टर हो चुका है। आज है सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर का नेम है ब्रिंगिंग अप करी। करी इसमें कौन है? एलिफेंट, बेबी एलिफेंट। ठीक है, आगे भी एक चैप्टर आएगा एलिफेंट का, तो नाम याद रखना कि किस किस एनिमल्स को क्या क्या नाम दिया गया है। इन्हीं में से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ब्रिंगिंग अप करी इज रिटन बाय धन गोपाल मुखर्जी। धन गोपाल मुखर्जी। करी जो है वो लिया कहाँ से गया? ब्रिंगिंग अप करी को कहाँ से लिया गया है? करी द एलिफेंट। मतलब जो छोटी क्लासेस में जो स्टोरीज या लेसन्स होते हैं वो बड़े, मतलब जो नॉवेल्स कह लो या बड़ी स्टोरीज जो होती हैं, लिखे वर्क्स होते हैं राइटर्स के, उनका कुछ शॉर्ट हिस्सा छोटी क्लासेस में दिया जाता है, जैसे 7th 8th में, मतलब एज अ स्टोरी उन क्लासेस में एनसीईआरटी बुक्स में दिया गया है। तो ब्रिंगिंग अप करी भी ऐसा ही है। स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। करी। करी कौन है? बेबी एलिफेंट। 5 months ओल्ड था जब वो ऑथर से मिलता है, और ऑथर भी 10 years ओल्ड लगभग, मतलब इतने ही कुछ थे, 8 या 10 बस। ठीक है, तो करी रहता कहाँ था? पेविलियन, इसको बोलते हैं अस्तबल, या हम बोल सकते हैं एलिफेंट के रहने के लिए जो जगह, और ऊपर से मतलब घास फूस वाली छत थी उसकी, जहाँ पे करी रहता था। एंड वो अपने जो मास्टर था, मास्टर कौन था? ऑथर। ठीक है, तो उसके साथ बहुत अच्छे से एंजॉय करता था। जो मास्टर थे उसको कहाँ पे लेके जाते थे? रिवर के ऊपर डेली बाथिंग के लिए, और वहाँ पे वो खूब एंजॉय करता था। लगभग आधा घंटा, मतलब वहाँ पे वो पानी में नहाता था, मस्ती करता था। फिर वो खाने के लिए जंगल की तरफ चले जाते थे। ट्विग्स यानी कि टहनियाँ वो लेके आते थे। जो ऑथर है हमारा, वो भी टहनियाँ वगैरह लेके आता था, और कुछ वो जो करी था वहीं पे खा लेता था। तो ऐसा उनका रूटीन था। एक दिन क्या होता है कि जो बेबी एलिफेंट है यानी कि करी, उसने एक बच्चे की जान बचाई। और उसने जान बचाने के लिए क्या किया कि जो ऑथर हैं उनको पानी में धकेल दिया। लेकिन जो ऑथर थे उनको भी अच्छे से स्विमिंग नहीं आती थी, तो उन दोनों की जान करी ने बचाई। अपनी सोंड के साथ उनको बाहर खींचा। करी गोट इनटू वाटर। करी मतलब देखा जब करी ने कि ये दोनों भी डूब रहे हैं, तो वो पानी में गया और अपनी सोंड के सहारे उनको बाहर निकाला। तो करी बहुत अच्छा था, और उन दोनों ऑथर एंड करी का एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी उन दोनों की। ठीक है, तो वो एक दूसरे के फ्रेंड्स थे। ऐसे वो डेली अपना टाइम स्पेंड करते थे। करी जो था वो एक बार उसको डेवलप हो गया बनाना का टेस्ट, मतलब बनाना उसको बहुत ज़्यादा पसंद आए। एक बार उसने खाए तो उसको बहुत पसंद आए, तो उसने चुराना शुरू कर दिया। हाथी जो होते हैं, अगर मतलब उनको अच्छे से सिखाया जाए, अगर उनको उनकी गलती के लिए डांटा जाए तो वो मान भी जाते हैं। अगर ये मतलब लेसन में ही दिया गया, अगर वो उनको बेवजह से डांटा जाए या पनिश किया जाए बिना गलती के, तो वो इसका बदला ज़रूर लेते हैं। ठीक है, इसमें राइटर तो जब उसको बनाना के लिए ज़्यादा क्रेविंग्स होती थी तो वो चुरा भी लेता था। जो ऑथर, क्योंकि हमें स्टोरी बताई जा रही है एक, ऑथर के घर से चुरा भी लेते थे। लेकिन जब ऑथर ने उनको अच्छे से समझाया या पनिशमेंट दी तो वो जल्दी ही सीख गए। तो करी क्या थे? एक क्विक लर्नर भी थे, मतलब चीज़ों को बहुत अच्छे से और जल्दी सीख जाते थे। अब ये हैं कमांड 3 जो कि एलिफेंट्स के लिए होती हैं। इनको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है हमारे एग्ज़ाम में। इनको हम देखेंगे। फर्स्ट कमांड इज़ माली। माली को उसने करी ने कितने टाइम में सीख लिया था? सिर्फ 3 लेसन की ज़रूरत पड़ी थी। माली कमांड को करी ने सीख लिया था। और माली कमांड क्या होती है? टू वॉक। और धत कमांड के लिए उसको लगे थे लगभग 3 weeks। ठीक है, और इसके लिए धत के लिए होती है सिट।
टू सिट मतलब सिट बैठने के लिए सिग्नल देना। इनको हम कैसे याद करेंगे एक बार, वैसे इतना टफ है नहीं है, तो एक बार अगर आप कनेक्ट करना चाहो तो करो। जैसे धत, धत से इनकी जो साउंड है वो सेम आ रही है, धत सिट मतलब टी वाली जो है, और माँ ल वाली आ रही है वॉक में। तो इस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा इतना याद करने वाला टफ है नहीं इसमें, वैसे भी याद रह जाएगी आपको। माली है टू वॉक मतलब माली को बोलते हैं चलो, ऐसे इस तरीके से। और धत यानी कि बैठ जाओ। एक होती है बहुत इम्पोर्टेंट कॉल, जो होती है मास्टर कॉल। अब देखो मास्टर कॉल क्या होती है। मास्टर कॉल को इसमें करी ने सीखी या नहीं सीखी ये नहीं बताया हुआ लेसन में। बताया हुआ ये है कि मोस्टली जो एलिफेंट्स हैं उनको ये सीखने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है और लगभग 5 साल लग जाते हैं मास्टर कॉल सीखने में। ठीक है, मास्टर कॉल सीखने में 5 साल लग जाते हैं। और ये मास्टर कॉल होती किस लिए है? टू सेव हिज मास्टर्स लाइफ। जो ओनर है एलिफेंट का या जो मास्टर है उसकी लाइफ बचाने के लिए होती है मास्टर कॉल। इसमें होता क्या है, एक अजीब सी हिसिंग एंड होलिंग साउंड होती है जो एलिफेंट के ईयर में बोली जाती है बाय मास्टर। हिसिंग एंड होलिंग साउंड इन एलिफेंट्स ईयर। एक आपने देखा होगा कि जो एलिफेंट होते हैं उनको गवर्न या ट्रेन करने के लिए या उनको मतलब चलाने के लिए, आगे उनको इशारे देने के लिए सबसे ज़्यादा उनका कान यानी कि जो ईयर है वो काम करता है। उनको कान से पकड़ के ज़्यादातर ट्रेन किया जाता है कि ऐसे करो। कुछ भी अगर उनसे करवाना है तो बाय ईयर होता है। एलिफेंट्स का जो मैक्सिमम ट्रेनिंग होती है वो बाय ईयर होती है। सो मास्टर कॉल में क्या होता है, जो ईयर में है एलिफेंट के हिसिंग एंड होलिंग साउंड। तो इसके बाद जो ट्रेनिंग होती है इसमें क्या होता है कि जो एलिफेंट है वो अपने मास्टर के लिए रास्ता बनाते हैं उसके घर तक का, जंगल के एक के बाद एक पेड़ को उखाड़ते हुए। आपने ये कई बार मूवीज़ में भी देखा होगा कि इस तरह की मास्टर कॉल, हाथी मेरे साथी में भी है शायद, इसको मास्टर कॉल को यूज़ किया गया है। मतलब एज एन एग्जांपल हम देख सकते हैं, हमने ये बहुत बार देखा है मूवीज़ में भी और कार्टून्स में भी मास्टर कॉल दिखाई जाती है। तो ये हमें अब पढ़ने को मिली है। ये था हमारा चैप्टर ब्रिंगिंग अप करी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट लेसन देखते हैं क्या है। हमारा नेक्स्ट लेसन है गोलू ग्रोज अ नोज। गोलू ग्रोज अ नोज रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। ठीक है, इसको क्या बोला गया है? सिंप्लीफाइड एंड अब्रिज। अब इसका मीनिंग क्या है? किसी सिंप्लीफाइड एंड अब्रिज्ड का मतलब है किसी बड़े रूप को सिंपल एंड जो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं वो रिमूव करके पढ़ने लायक, मतलब छोटे बच्चों के लिए पढ़ने लायक बनाया जाए या शॉर्ट स्टोरी में कन्वर्ट किया जाए। तो ये कहाँ से लिया गया है? रुडयार्ड किपलिंग की जो बुक थी द जंगल बुक। द जंगल बुक मोगली वाला हमने देखा भी है, मोगली बचपन में। तो द जंगल बुक से ली गई है ये गोलू ग्रोज अ नोज, ये याद रखना, रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। अब देखते हैं इसमें क्या है। पिछले लेसन में जो था करी वो भी एलिफेंट था और गोलू भी इसमें बेबी एलिफेंट है, ये ध्यान रखना। आगे जो इस बुक में है मैक्सिमम जो है वो एनिमल्स के ऊपर बेस्ड हैं, तो ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर में देखा भी है कि इनमें से कौन, जैसे एग्जांपल देती हूँ आपको कि लिख दिया कि गोलू कौन था, एलिफेंट, टाइगर, ऐसे इस तरह का क्वेश्चन मैंने देखा है। तो आप ये चीज़ नोट कर लेना अच्छे से। स्टार्ट करते हैं लेसन। गोलू ग्रोज अ नोज रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पुरानी बात है, एलिफेंट्स के पास कोई ट्रंक नहीं होती थी, यानी कि एलिफेंट्स की सोंड नहीं होती थी, तो उनकी नोज़ सोंड जो है वो कैसे ग्रो हुई, इसके ऊपर है ये स्टोरी। गोलू था बेबी एलिफेंट जिसकी कोई ट्रंक नहीं थी, लेकिन एक बड़ी सी नोज़ थी, बल्गी नोज़ यानी कि शूज़ जैसी बड़ी सी फैली हुई सी नोज़ थी। गोलू जो था
शरारती था। जैसे कि बेबी हैं हमेशा शरारती होते हैं, चाहे वो एनिमल्स के हों चाहे ह्यूमन बींग्स के। तो नोटी यानी कि शरारती था, हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता था। क्यूरियोसिटी सब में होती है, तो गोलू भी इसी तरह का था जैसे नॉर्मली बच्चे होते हैं। तो वो हमेशा फर्स्ट वो जाता है बेबी जो एलिफेंट है कौन, गोलू, वो जाता है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच आंटी से बात करना चाहता है। वो कहता है क्या, ऑस्ट्रिच से बात करता है, वो क्वेश्चन पूछने की तो उसकी आदत ही है, तो उनको पूछता है वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक। जो ऑस्ट्रिच होते हैं आपके पता होगा वो बर्ड होते हैं, लेकिन वो कभी उड़ नहीं पाते ज़्यादा ऊंचा, मतलब बिल्कुल हल्का फुल्का सा जैसे जंप की, बस इतना सा ही उड़ पाते हैं। तो वो उनसे पूछता है कि आप और बर्ड्स की तरह उड़ क्यों नहीं पाते, मतलब अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछता है वो सबसे ही। जिराफ से पूछता है आपकी स्किन ऐसे स्पोटी क्यों है, मतलब किस चीज़ ने आपकी स्किन को ऐसे स्पोटी सा बना दिया, ये अलग अलग ब्लैक एंड वाइट स्पॉट हैं आपकी दो। और हिपोपोटामस को क्या कहता है कि जो आपकी आइज़ हैं वो इतनी रेड क्यों है, मतलब अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछता है। तो इन क्वेश्चंस का जवाब किसी के पास नहीं होता, क्योंकि है मतलब अब वो बच्चा है और उनसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो उनके पास इसके क्वेश्चंस का आंसर नहीं है। नेक्स्ट वो पहुंचता है हेयरी अंकल कौन है, बबून यानी कि लंगूर के पास। अब लंगूर से वो क्या पूछता है कि जो आप मेलन्स खाते हो वो मेलन्स का टेस्ट मेलन्स जैसा क्यों है। ठीक है, इसी तरीके से अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन किसी के पास भी उसके क्वेश्चंस का आंसर नहीं होता। वो जाता है फिर मैना बर्ड। मैना बर्ड कौन सी होती है, जो ब्लैक कलर की स्पैरो आपने देखी होगी, इसमें मैना वो नहीं है जो पैरेट की मैना होती है, मतलब पैरेट का जो फीमेल वर्जन होता है मैना वो नहीं है, ये है मैना जो ब्लैक कलर की स्पैरो बहुत कॉमन है, हमने देखी होती है वो। ठीक है, उससे पूछता है कि जो क्रोकोडाइल है वो डिनर में क्या खाएगा। मतलब अब मैना को सोचने वाली बात है, कैसे पता होगा कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाता है। तो वो मैना जो है वो एडवाइज़ करती है गोलू को कि तुम लिम्पोपो रिवर पे जाओ। ये रिवर का नेम याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो जो मैना बर्ड है वो क्या कहती है गोलू को कि तुम लिम्पोपो रिवर पे जाओ और देखो कि क्रोकोडाइल क्या। तो गोलू अपनी क्यूरियोसिटी में ये जानने के लिए कि क्रोकोडाइल अपने डिनर में क्या खाता है, तो अपना जाने के लिए तैयार हो जाता है लिम्पोपो रिवर पे। तो पाइथन उसको रास्ते में मिलता है, मतलब बहुत सारे एनिमल्स आपने देखे, वो उनसे क्वेश्चन पूछता रहता था, लेकिन एंड में उसको मिलता है रास्ते में जाते हुए पाइथन से भी वो सेम क्वेश्चन करता है कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाता है। तो पाइथन उसका कोई रिप्लाई नहीं देते, पाइथन कोई रिप्लाई नहीं देता, लेकिन उसको फॉलो करना शुरू कर देता है, क्योंकि पता है पाइथन को, पाइथन एक स्नेक की प्रजाति है, मतलब स्नेक की प्रजाति, पाइथन बहुत बड़ा सा स्नेक होता है। तो वो उसको फॉलो करना शुरू कर देता है। पाइथन को पता है कि क्रोकोडाइल डेंजरस होता है, इसलिए वो उसको फॉलो करना शुरू करता है। और क्या करता है, क्रोकोडाइल के पास वो पहुंच जाता है लिम्पोपो रिवर पे, जो गोलू है वो पहुंच जाता है और पूछता है। जाहिर सी बात है, गोलू ने कभी भी क्रोकोडाइल को नहीं देखा, वो क्रोकोडाइल के सामने खड़ा होके उसी से पूछता है कि क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल को देखा है। तो क्रोकोडाइल उसको बोलता है कि मैं ही क्रोकोडाइल हूँ, और अपने मतलब जैसे मगरमच्छ के आंसू वो गिराना शुरू कर देता है उसको बिलीव करवाने के लिए, गोलू को बिलीव करवाने के लिए कि मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। इस तरीके से जो गोलू है वो उसकी बात पे ट्रस्ट कर लेता है, और फिर वो क्वेश्चन पूछता है कि आप खाने में क्या खाते हो, मतलब। तो उसके पास जाते जाते जो गोलू जो क्रोकोडाइल है वो उसके गोलू के पास आते 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 उसको पकड़ के बोलता है कि टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर आई थिंक। बोलता है कि मुझे लगता है आज एक बेबी एलिफेंट मेरा डिनर बनेगा। सो इन सब चीज़ों में कौन हेल्प करता है उसकी, पाइथन हेल्प करता है उसकी फ्री करवाने में क्रोकोडाइल से। क्रोकोडाइल उसको नोज़ से पकड़ लेता है, उसकी नोज़ खींचती रहती है, पाइथन एक साइड से पकड़ लेता है एक साइड से क्रोकोडाइल। सो उसकी नोज़ क्रोकोडाइल पकड़ लेता है तो उसकी नोज़
को छोड़ता ही नहीं है, मतलब क्रोकोडाइल, और एक तरफ से जो पाइथन खींचता है, एक तरफ से क्रोकोडाइल, लेकिन वो एंड में छुड़ा तो लेते हैं, लेकिन होता क्या है, जो किसकी, गोलू की नोज़ जो है वो 5 फीट लंबी हो जाती है, और जब के बाद से एलिफेंट्स की नोज़ नहीं ट्रंक होती है, मतलब कि सोंड होती है। तो इसके लिए अब वो बैठ गया, गोलू आया था अपने घर के लोगों को बता के कि मैं जा रहा हूँ क्रोकोडाइल को देखने की वो खाने में क्या खाता है। अब उसकी नोज़ हो गई है 5 फीट लंबी, तो वो उदास होके बैठता है, वेट करता है कि ये ठीक हो जाएगी कुछ टाइम में, लेकिन वो ठीक नहीं होती। लेकिन फिर उसको पाइथन समझाते हैं कि उदास मत हो, अब इसको नोज़ नहीं, इसको ट्रंक बोलेंगे, यानी कि सोंड बोलेंगे, और इसके बहुत सारे यूज़ हैं। तुम इसको कैसे यूज़ में ला सकते हो, जैसे फ्लाइज़ को दूर रख सकते हो, मतलब अपनी फोंक से, सूंड से हवा फैला के तुम जो मक्खियाँ बैठती हैं तुम्हारे आसपास उनको दूर रख सकते हो। बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में फूड जो है वो अपने माउथ में डाल सकते हो, ये तुम्हारे लिए इजी रहेगा, मतलब उठा उठा के और मुंह में डालना इजी रहेगा। अपने ऊपर मड एंड वाटर, अपने ऊपर ठंडी मतलब मिट्टी, गिल्ली मिट्टी और पानी डाल सकते हो जब तुम्हें गर्मी लगेगी। सो इस तरीके से पाइथन उसको समझाता है कि इसके कई यूज़ हैं, ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल भी है कि जो तुम्हारी नोज़ है वो ट्रंक बन गई है, यानी कि लंबी हो गई है। तो गोलू पाइथन को थैंक यू बोलता है और अपने घर वापस चला जाता है। ये था हमारा लेसन गोलू ग्रोज अ नोज, रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। नेक्स्ट है हमारा लेसन 4, चांदनी। चांदनी है एक बकरी का नाम, सो उसी से रिलेटेड है ये पूरी स्टोरी। चांदनी इज़ रिटन बाय जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन कौन थे, हमारे 3rd प्रेसिडेंट रह चुके हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। जाकिर हुसैन के द्वारा लिखी गई है चांदनी। चांदनी एक एडेप्टेशन है। एडेप्टेशन क्या होता है, जब किसी स्टोरी की या नोवेल की, किसी भी मतलब वर्क की, जब हम फॉर्म चेंज कर देते हैं, जैसे कि कोई स्टोरी थी या कोई नोवेल था उसके ऊपर मूवी बना देना, कोई बड़ी स्टोरी को शॉर्ट में कन्वर्ट कर देना, बिल्कुल मतलब उसका क्रिस्प ले लेना, उसको बोलते हैं एडेप्टेशन, किसी और चीज़ में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो चांदनी लिया कहाँ से गया, दूसरा है इसका वर्जन, उसको क्या बोलते हैं, द ब्रेवेस्ट गोट इन द वर्ल्ड। इसकी स्टोरी देखते हैं। अबू खान है, ओल्ड मैन, अल्मोड़ा में रहते हैं। वो अपने पास रखते हैं गोट यानी कि बकरियां एज अ पेट एनिमल, ओके। एज अ पेट वो गोट रखते हैं, कौन, अबू खान। रहते कहाँ पे हैं, अल्मोड़ा। और अपनी बकरियों को वो बहुत प्यार करते हैं, उनको फ़नी नेम्स देते हैं, जैसे कि कलुआ, मूंगिया, गुजरी, ये सब उनकी बकरियों के नाम हैं। लेकिन जो अबू खान है वो बहुत अनलकी है, क्यों, क्योंकि उनकी एक बार क्या हुआ, उनकी एक बकरी है जो वो कहाँ डिसअपीयर हो जाती है, हिल्स में, मतलब उसके घर के पास हिल्स हैं जहाँ पे एक भेड़िया रहता है, वुल्फ रहता है, वहाँ पे डिसअपीयर हो जाती है और ना दोबारा आती, क्योंकि जो भेड़िया है उनको खा जाता है। बट जो गोट होती हैं ना, उनको अपनी फ्रीडम पसंद होती है, तो उनको हिल्स में जाना बहुत पसंद है, इसलिए वो अपनी फ्रीडम को प्रेफर करती हैं बजाय कि सेफ रहना अबू खान के पास, इसलिए वो हिल्स में चली जाती हैं। जाहिर सी बात है, एनिमल्स हैं तो उनको नेचर के पास रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए वो हिल्स में चली जाती। बट फ्रीडम का क्या मतलब है, अब फ्रीडम का मतलब है स्ट्रगल, हार्डशिप और मे बी डेथ भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि उनको ज़िंदा रहने के लिए वुल्फ से लड़ना ही लड़ना पड़ेगा। मतलब अगर उनको फ्रीडम चाहिए, एक साइड तो है अबू खान के पास रहना, बंध के रहना, उसके पास रहना, रस्सी से बंधना, मतलब उनकी फ्रीडम पूरी तरह से ख़त्म होना। दूसरी तरफ है फ्रीडम, जहाँ पे वो हिल्स में जाती हैं, लेकिन वहाँ पे कौन है, भेड़िया, जो उनको खा जाता है, ठीक है। तो फ्रीडम का मतलब है स्ट्रगल, हार्डशिप एंड इवन डेथ भी हो सकता है। बिकेम सैड एंड सून बोथ अ गोट।
तो जो वो होता है अबू खान होता है, अब उसकी एक जो गोट है उसको मार दिया वुल्फ ने। तो वो उदास होता है कुछ टाइम के लिए और सोचता है कि मैं कोई बकरी नहीं लूँगा अब, कि मेरे पास ये रहना तो चाहती नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद वो फिर से एक नई बकरी ले आते हैं, लेकिन वो इस बार क्या करते हैं कि वो एक बिल्कुल छोटी सी बच्ची लेके आते हैं कि ये जब तक मतलब बड़ी होगी तो ये ज़्यादा टाइम मेरे पास रहेगी और मेरे साथ ही बड़ी होगी, तो इसको ज़्यादा प्रेम होगा मेरे से। वो अपनी गोट्स को इवन स्टोरीज़ भी सुनाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, तो वो ले आता है एक यंग को, मतलब यंग गोट लेके आता है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी, GOAT आएगा यहाँ पे दोनों जगह, आप देख लेना एक बार। तो चांदनी उसका नाम रखता है। वो कौन लेके आता है? यंग गोट, जो उससे बहुत प्यार करे और वो भी उससे बहुत प्यार करता है चांदनी को, क्योंकि बच्ची है अभी, उसे फ्रीडम के बारे में नहीं पता। वो बहुत अच्छे से केयर करता है चांदनी की। बट व्हेन चांदनी ग्रू अप, लेकिन जब चांदनी बड़ी हो जाती है, इट ऑल्सो फ्लीट द अर्ज टू गोइंग टू द हिल्स, लेकिन उसको भी फेल्ट द अर्ज टू गोइंग अप द हिल्स, उसको भी फील होता है कि मुझे भी हिल्स में जाना चाहिए। मतलब जब ग्रोन अप हो गई है चांदनी भी, तो उसको भी लगता है, क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ हिल्स में जैसे कितनी अच्छी लाइफ होगी, हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी, मैं अपनी मर्जी से खेल कूद सकती हूँ, एंजॉय कर सकती हूँ, जब मेरा मन करेगा खाना खा सकती हूँ, मतलब इस तरीके से। तो वो भी उस लालच में आ जाती है और चांदनी भी हिल्स में जाना चाहती है। तो अबू खान जो हैं वो चांदनी को समझाते हैं कि तुम भी और जो तुम्हारी सिस्टर्स हैं उनकी तरह तुम भी मारी जाओगी, ठीक है। जैसे कि कलुआ थी तुम्हारी सिस्टर, वो मारी गई, इसी तरीके से तुम भी मारी जाओगी। लेकिन वो जो क्या नाम है, चांदनी मानती नहीं है और क्या करने लगती है, मतलब अपना पूरा दम लगाती है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। तो क्या होता है, सून शी स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रास, मतलब अपना गुस्सा शो करती है। वो कैसे? सून शी स्टॉप्ड ईटिंग ग्रास, खाना खाना बंद कर देती है। और अबू खान जो स्टोरीज़ उसको सुनाते हैं, लिसनिंग, उनमें कोई इंटरेस्ट ज़्यादा शो नहीं करती, ठीक है। ये दोनों काम वो बंद कर देती है। तो अबू खान उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, लेकिन अबू खान उसकी बात मानना नहीं चाहते। सून शी आस्क्ड अबू खान, तो फिर वो उसको फ्रैंकली बोल देती है अबू खान को कि उसको हिल्स में जाना है, टू लेट हर गो टू द हिल्स, हिल्स में जाने दो। टोल्ड अबाउट हर सिस्टर कलुआ, तो अबू खान जो हैं उसकी सिस्टर कलुआ के बारे में बताते हैं कि उसका जो साइज़ था वो हिरन से भी ज़्यादा था, मतलब हिरन के साइज़ की थी जो कलुआ थी, साइज़ ऑफ डियर, येट ईटन बाय वुल्फ, फिर भी मतलब वो वुल्फ से लड़ नहीं पाई और वुल्फ ने उसको खा लिया। लेकिन चांदनी फिर भी ज़िद करती है कि मुझे तो जाना है। और उस रात क्या होता है, चांदनी को जो तबेले में बंद कर देता है अबू खान, और उसके लेकिन आगे से तो वो बंद कर देता है और खिड़की खुली रह जाती है। तो अब खिड़की खुली रह जाती है तो जो चांदनी है वो एस्केप्ड थ्रू द विंडो, तो खिड़की में से भाग जाती है। कहाँ पे? हिल्स में। हिल्स में जाके जो चांदनी है, उस रात चांदनी भाग गई हिल्स में, विंडो से निकल के भाग जाती है और हिल्स में पहुंच जाती है, अपनी एंजॉय करती है फ्रीडम को। फेल्ट लाइक द हैप्पीएस्ट डे ऑफ लाइफ, तो चांदनी को ये लगता है कि ये तो मेरी ज़िंदगी का ना मतलब हैप्पीएस्ट डे है, सबसे खुशनुमा दिन है अब तक का, क्योंकि वो ज़्यादातर बार गई ही नहीं थी, बहुत ही कम एज की थी जब उसको अबू खान लेके आए थे। तो उसको लगता है कि ये मेरी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट डे है, क्योंकि उस दिन उसको फ्रीडम मिली थी। बट व्हेन एट नाइट, लेकिन जब अगले दिन रात होती है तो क्या होता है, एक जो भेड़ों का झुंड आता है तो वो उसको ज्वाइन करने के लिए कहते हैं चांदनी को कि तुम हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो वुल्फ खा जाएगा तुमको। बट जो चांदनी होती है वो क्या कहती है, नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ। बट व्हेन एट नाइट, लेकिन जब वो सुनती है ना कि वुल्फ की आवाज़ आ रही है, व्हेन शी हर्ड द वॉइस ऑफ वुल्फ शी फ्रेटेंड,
तो वो डर जाती है एंड थॉट ऑफ गोइंग बैक टू अबू खान, और अबू खान के पास दोबारा जाने के बारे में सोचती है। लेकिन फिर उसके माइंड में क्या आता है, बट शी डिसाइडेड डेथ इन एन ओपन फील्ड इज़ फार बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल हट, कि छोटी सी हट में जिंदा रहने की बजाय खुले आसमान में मरना ज़्यादा अच्छा है। ये यहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आया है कि जो ये वर्ड्स हैं, डेथ इन एन ओपन फील्ड इज़ फार बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल हट, कि ये चांदनी ने अपने आप से बोला या फिर अबू खान से बोला। तो इसका आंसर था कि वो ये बात अपने आप से बोलती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, इसको ध्यान रखना आप। अब रात हो गई है तो भेड़िया अपने शिकार के लिए आ चुका है, और चांदनी और जो वुल्फ हैं वो फेस टू फेस खड़े हैं, एक दूसरे के सामने खड़े हैं। उसके सामने जो चांदनी का साइज़ है वो बहुत ही छोटा है, बट जो चांदनी है वो उससे डरती नहीं है, बट नॉट लॉस हर्ट, मतलब अपना धैर्य नहीं खोती, अपना मतलब डरती नहीं है, अपना दिल बनाए रखती है कि मैं मजबूत हूँ। और अपने अंदर क्या सोचती है, आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट, तो आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट, तो वो बोलती है अपने आप से कि मुझे लास्ट तक लड़ना है, मतलब मेरे को बेशक हारूं या जीतूं वो बाद की बात है, मेरे को अच्छे से लड़ना है। सो चांदनी ये डिसाइड करती है बिकॉज शी हैड टू रिटेन हर फ्रीडम एट ऑल कॉस्ट, क्योंकि जो चांदनी है उसे हर कीमत पर अपनी आज़ादी चाहिए। सक्सेस और फेलियर वाज अ मैटर ऑफ लक और चांस, क्योंकि सक्सेस और फेलियर जो हैं वो इज़ द मैटर ऑफ लक, या तो लक से होता है या चांस से, लेकिन लड़ना चाहिए। तो वो डिसाइड करती है कि मैं अच्छे से लड़ूंगी। शी फॉट वेरी ब्रेवली, तो वो बहुत अच्छे से लड़ती है, पूरी रात वो लड़ती है। बट इन द मॉर्निंग, लेकिन सुबह क्या होता है, शी वॉज डेड, तो वो मरी हुई मिलती है। जो सूर्य की पहली किरण आती है वो पाती है किसको, चांदनी को मरा हुआ और खून से पूरा लथपथ। और वुल्फ वेट कर रहा होता है कि उसको खाऊं। वुल्फ वॉज गेटिंग रेडी टू ईट हर, पूरी रात लड़ने के बाद चांदनी से, तो वुल्फ उसको खाने के लिए रेडी हो गया क्योंकि वो मर चुकी है आफ्टर फाइट। अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स वॉच द फाइट, पूरी फाइट जो किसने देखी थी, एक बर्ड्स का ग्रुप था, वो पूरी फाइट देख रहे थे। उन सबको ये लगा कि जो वुल्फ है वो जीत गया, बट अ वाइज ओल्ड बर्ड, एक बुद्धिमान सा बूढ़ा पक्षी बोलता है, डिक्लेयर करता है, चांदनी इज़ द विनर, चांदनी विनर है, क्योंकि वो लड़ी अपनी फ्रीडम के लिए, बेशक हार गई। तो ये था हमारा चैप्टर, यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, द एलियन हैंड। उसके बाद हम 7th क्लास के जितने भी लास्ट ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं वो सब करेंगे, और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो और कंटेंट पसंद आया, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।